टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। तो कंपनी जो है, कंपनी पहले थी ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब अंग्रेज जो है पहले एक व्यापारी के फॉर्म में, एक कंपनी के फॉर्म में आए थे। तो ट्रेड से, कब से उन्होंने ट्रेड मतलब पहले व्यापार किया और फिर टेरिटरी मतलब देश पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ये इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। औरंगज़ेब जो था ना, वो मुगल्स का लास्ट पावरफुल एम्परर था। जैसे कि हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा था कि काफ़ी सारे मुगल्स थे, उसमें से औरंगज़ेब के बाद जितने भी आए ना काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे और उनकी चलती वलती तो थी नहीं। तो औरंगज़ेब लास्ट था जो कि मुगल्स में काफ़ी पावरफुल था। उसने काफ़ी बड़े एरिया पर अपना कंट्रोल जमा रखा था, ठीक है, जिसको आज हम इंडिया कहते हैं। काफ़ी बड़े एरिया पे औरंगज़ेब ने अपना कंट्रोल कर रखा था। उसकी डेथ के बाद, उसकी डेथ हुई थी 1707 में। काफ़ी सारे जो मुगल गवर्नर्स थे जिनको सूबेदार कहा जाता था, सूबेदार या फिर गवर्नर, जैसे कि आप समझ लीजिए एक तरीके से आज हमारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, इस तरीके से इलाके बांट दिए जाते थे तो उनको गवर्नर या सूबेदार बना दिया जाता था। जो बड़े बड़े सूबेदार थे या फिर बड़े ज़मींदार थे, उन्होंने अपनी अथॉरिटी करना शुरू कर दिया। मतलब क्या करना, जैसे कि मान लीजिए ये पूरा देश है, देश कई सारे ना भागों में बटा हुआ है, ठीक है। बटा हुआ है का मतलब एक ही देश है, छोटे छोटे जैसे स्टेट्स होते हैं, जैसे इंडिया एक पूरी कंट्री है बट हमारे काफ़ी सारे राज्य हैं। इसी तरीके से मुगल एम्पायर में भी क्या था कि पूरा का पूरा देश था और ऐसे 1-2 इस तरीके से काफ़ी सारे स्टेट्स या फिर प्रोविंसेस कह सकते हैं, उनका गवर्नर था, ठीक है। तो अगर इस स्टेट का, यहाँ पर दिल्ली है, अगर यहाँ पर इस स्टेट का जो गवर्नर है, ये राजा तो कमज़ोर हो गया जो दिल्ली में बैठा था। औरंगज़ेब के बाद सारे मुगल राजा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे। अब जो दिल्ली से दूर बैठा हुआ एक गवर्नर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उसने कहा कि भाई तुम भाड़ में जाओ, मतलब किंग को अपने की, वो तो किंग की तो चलती नहीं थी। तो ये जो गवर्नर थे, इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट बना लिया, मतलब मुगल एम्पायर से खुद को अलग कर लिया एक तरीके से और अपनी ये लोग चलाने लगे, ऐसा हुआ था। और जो छोटे मतलब बड़े ज़मींदार थे इलाकों के, उन्होंने भी अपनी अथॉरिटी एक्सर्ट कर दी कि भाई हम अब अपनी चलाएंगे, तुम्हारी नहीं सुनेंगे। एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स एमर्ज, और जैसे कि रीजनल अलग अलग इलाकों में पावरफुल किंगडम्स एमर्ज हो रही थी इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट में, दिल्ली जो है ना वो इफेक्टिव सेंटर की तरह काम नहीं कर पा रहा था। जैसे कि जब मुगल्स थे तो दिल्ली जो था वो सबसे इफेक्टिव सेंटर था, बट जब बाकी दिल्ली के जो वो थे राजा वगैरह, जैसे मुगल शासक जो थे, कमज़ोर होने लगे थे औरंगज़ेब के बाद, फिर बाकी जो इलाके थे उन्होंने अपनी कि भाई हम ही राजा हैं, अब हम इस दिल्ली वाले की नहीं सुनेंगे, इस तरीके की कंडीशन आ गई थी। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, तो 18th सेंचुरी का सेकेंड हाफ मतलब 18th सेंचुरी का मतलब होता है 1750। तो हम सेंचुरी आगे की बोलते हैं और साल क्या होता है पीछे का। जैसे कि ये 21st सेंचुरी है बट साल क्या लिखते हैं हम, 2020, ठीक है, इस तरीके से। तो by the half of 18th century, however, new power was emerging on political horizon, the British। तो मतलब 1750s आते आते ना हमारे देश में ब्रिटिशर्स जो हैं वो 1700, आप समझ लीजिए कि 1604 के टाइम में हमारे देश में व्यापारी की तरह ये आए थे और लगभग 100 साल बाद ये लोग एक पावर की तरह इमर्ज होने लगे थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गए थे। व्यापारी की जगह ये लोग अब जो है एक तरीके से राजा की तरह एक्ट करने लगे थे। Did you know that British originally came as a small trading company and were reluctant to acquire territories? तो स्टार्टिंग में तो ये कंपनी की तरह आए थे व्यापार करने और ये टेरिटरीज वगैरह, राज्य वगैरह नहीं हड़पना चाहते थे। How then did they come to be masters of the vast empire? और फिर किस तरीके से भाई शासक बन गए इतने बड़े देश के, तो इस चैप्टर में हम ये चीज़ देखेंगे। तो देखिए बहादुर शाह जफ़र जो थे वो लास्ट मुगल एम्परर थे। उनको अरेस्ट कर लिया है किसने, कैप्टन हैडसन ने। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि बहादुर शाह जफ़र जो थे वो आखिरी मुगल शासक थे, कोई जल्दी वल्दी तो थी नहीं, नाम के ही थे, और इनको बहुत ही काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो गए थे जब 1857 की म्यूटिनी हुई थी, देखेंगे आगे के चैप्टर्स में। तो हेडसन थे, उन्होंने इनको पकड़ लिया था। आफ्टर औरंगज़ेब के बाद कोई भी मुगल ऐसा नहीं था जो पावरफुल रहा हो, और सिर्फ एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस थी कि हाँ भाई राजा, बट चलती वलती उनकी थी नहीं। इनफैक्ट मैसिव रिबेलियन, काफ़ी बड़ा जो रिबेलियन हुआ था 1857 में, बहादुर शाह जफ़र मुगल एम्परर था उस टाइम, उसको नेचुरल लीडर समझा गया, बट बहादुर शाह जफ़र जो है उसको देश से निकाल दिया गया और उसके बहादुर शाह जफ़र के सारे बेटों को गोली से उड़ा करके मार दिया गया था। मतलब मुगल शासन को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया अंग्रेज़ों ने। रूट्स टू इंडिया इन द 18th सेंचुरी, तो 18th सेंचुरी के टाइम पर पहले क्या होता था ना कि यहाँ से अरब से आते थे, और ये जो है ना ये यूरोप वाला रीजन, यूरोप को पता ही नहीं था कि इंडिया पे कैसे आना है। फिर 1498 के टाइम पे वास्को डिगामा इंडिया आया था। वास्को डिगामा एक पोर्टुगीज़ ट्रेवलर था, देखेंगे हम अभी इसमें। तो इन लोगों को ट्रेड रूट मिल गया था समुद्र से इस तरीके से आने का, तो ऐसे ये लोग आए थे सबसे पहले सूरत।
सूरत में नहीं आए थे, कैलीकट में आए थे, यहाँ पर केरला में। देखिए, इन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ वन। तो ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन ना केबीसी में 1 करोड़ में पूछा गया था, पता है आप लोगों को? जब मैंने वाला केबीसी का एपिसोड देखा तो मैंने कहा बताओ यार, तो 8th क्लास के सेकंड चैप्टर में मतलब इतना सिंपल सी चीज़ दी हुई है, 1 करोड़ के क्वेश्चन में पूछा गया था। 1600 के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, उसने एक्वायर किया था चार्टर। चार्टर एक्वायर करने का मतलब होता है उन्होंने परमिशन ली थी कि भाई इंडिया में जो है हम लोग अपना ट्रेड करेंगे जा करके, और उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो उन्होंने, और कौन सी, ये पूछा गया था कि कौन सी क्वीन थी वो जिसने ये चार्टर दिया था, तो क्वीन एलिजाबेथ वन। ठीक है, क्वीन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वीन एलिजाबेथ वन फर्स्ट मतलब ऐसी शासक थी, मतलब इन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से व्यापार करने का हक दिया था। ग्रांटिंग इट सोल राइट टू ट्रेड विद इंडिया, मतलब और कोई कंपनी ब्रिटेन की ट्रेड नहीं कर सकती थी इंडिया के साथ, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी, कि मतलब कोई और इंग्लैंड के ग्रुप नहीं कर सकता ट्रेड इंडिया के साथ। इस चार्टर के साथ कंपनी जो है ना वो वेंचर करने लगी, मतलब ओशन के थ्रू आने लगी, और वो काफ़ी जो है सस्ते दामों पर चीज़ें खरीदती थी और महंगे दामों पर यूरोप में ले जा कर के बेच देती थी। इससे कंपनी को कोई मतलब कंपटीशन का भी डर नहीं था, क्योंकि उसने चार्टर ले लिया था कि इंडिया के साथ तो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती है, इंग्लैंड की कोई और कंपनी व्यापार नहीं कर सकती थी। तो इंग्लैंड की किसी कंपनी से उन्हें कोई भी डर नहीं था कंपटीशन का। ठीक है, तो मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरीली बाय एक्सक्लूडिंग द कंपटीशन। तो मर्केंटाइल का मतलब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसा बिजनेस एंटरप्राइज जो मतलब चीज़ों को खरीदता है और बेच देता है, किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो पहले मर्केंटाइल कंपनी मतलब कैसे प्रॉफिट कमाती थी? अपने कॉम्पिटिशंस को ख़त्म कर देती थी, जैसे कि इन्होंने कहा कि भाई हम ही ट्रेड करेंगे सिर्फ, और कोई ट्रेड नहीं करेगा ब्रिटेन का। ठीक है, तो वो सस्ता सामान खरीदते थे, सेल मतलब बाय चीप एंड सेल डियर। चीप का मतलब है सस्ते में खरीदते थे, और डियर का मतलब है महंगे में बेच देते थे। बट ये जो रॉयल चार्टर था ये सिर्फ यूरोप की, मतलब सिर्फ इंग्लैंड के ही तो कंपनीज को रोक सकता था, बाकी जो यूरोप के देश थे उनको तो नहीं रोक सकता था। अब आप देखिए, कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे देखिए, जैसे एशिया है ना, एशिया में इंडिया एक पार्ट है, इंडिया एक कंट्री है एशिया में, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे चाइना है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे के सारे एशिया के पार्ट हैं। ऐसे ही यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। बहुत सारे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कई बार। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और यूरोप जो कॉन्टिनेंट है ना, सपोज करिए ये यूरोप है, यहाँ पर ब्रिटेन है इसमें, ठीक है, ब्रिटेन हो गया, फिर जर्मनी आता है, फिर यहाँ पे फ्रांस है, फिर यहाँ पे इटली है। ठीक है, तो यूरोप के ही देश हैं ये सारे के सारे। तो और इधर पोर्टुगीज़ है, इधर पोर्टुगल है, स्पेन है, ऐसे करके। तो देखिए, अब इन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्टर लिया था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने देश की क्वीन से चार्टर लिया था कि और कोई कंपनी हमारे देश की ना आ सके। बट ये चार्टर यूरोप के बाकी देश जैसे कि फ्रांस हो गया, फ्रांस, पोर्टुगल, स्पेन, बाकी सबको तो ये नहीं रोक सकता था, तो इनको बाकी सबसे तो कंपटीशन करना पड़ता था। तो रॉयल चार्टर प्रिवेंट नहीं कर सकता था बाकी यूरोपियन पावर्स को ईस्टर्न मार्केट में एंटर करने से। बाय द टाइम फर्स्ट ईस्ट इंडिया, मतलब ईस्ट इंडिया जो शिप थी, इंग्लिश शिप का मतलब है ब्रिटेन, हम लोग जो ब्रिटेन के लोगों को इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश शिप जब इंडिया पहुंचे थे, अफ्रीका के थ्रू केप ऑफ गुड होप से होते हुए इंडियन ओशन में, पोर्टुगीज़ जो हैं ऑलरेडी इंडिया में आ चुके थे, गोवा में बेस बना चुके थे। पोर्टुगीज़ 1498 के टाइम पर आ चुके थे, और ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा लेट आए थे। ब्रिटिशर्स तो 1600 के टाइम में, मतलब 1600 के टाइम में। यहाँ पर देखिए कि पोर्टुगीज़ जो थे, वास्को डिगामा पोर्टुगीज़ एक्सप्लोरर थे। एक्सप्लोरर का मतलब है खोज करते रहते थे। तो ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा पहले आ चुके थे 1498 में। ब्रिटिश तो पोर्टुगीज़ से 100 साल के बाद आए थे 1600 के टाइम पे। उससे पहले पोर्टुगीज़ और डच नेदरलैंड जो कंट्री है यूरोप की एक, वहाँ के लोगों को डच बोलते हैं हम लोग। तो जो डच हैं वो डच हो गए, पोर्टुगीज़ हो गए, वो तो ब्रिटिश लोगों से 100 साल पहले आ चुके थे और यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे थे। और फिर जब ब्रिटिश आए उसके बाद जो है फ्रेंच लोग भी यहाँ पर आ गए थे। प्रॉब्लम ये थी कि सारी की सारी कंपनीज़ को, मतलब जो चाहे पोर्टुगीज़ की हो, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे डच हो, चाहे फ्रेंच हो, इन सबको एक ही तरीके की चीज़ें खरीदनी होती थी। मसाले, कॉटन और सिल्क। क्या क्या खरीदना होता था? कॉटन, इंडिया का सिल्क, और इंडिया के स्पाइसेस का मार्केट बहुत ज़्यादा था उस टाइम पर पूरी दुनिया में।
कॉटन सिल्क का मार्केट था यूरोप में। फिर पेपर, क्लोव, कार्डमम, सिनेमम, ये जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड में थे। ये सब क्या है? ये सब स्पाइसेस हैं। तो कंपटीशन जो था यूरोपियन कंपनीज़ के बीच में, इसकी वजह से प्राइजेस जो है ना गुड्स के बढ़ रहे थे। मतलब इंडिया से अब महंगा मिलने लगा था क्योंकि लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो रहा था। इसकी वजह से जो प्रॉफिट हो रहे थे वो कम हो रहे थे। तो एक ही तरीका था कि भाई हम लोग अगर फ्लरिश करना है हमें तो हम दूसरे को हटा दें। तो राइवलरीज हो गई थी, मतलब इनमें काफ़ी ज़्यादा दुश्मनियाँ हो गई थी। अब सिक्योर करना था मार्केट को, तो क्या होता था इन लोगों के बीच में खूब लड़ाइयाँ होती थी। कभी कोई किसी के शिप को डुबा दे रहा है, कभी कोई किसी का रास्ता लगा दे रहा है, कभी जंगें चल रही हैं व्यापार करने के लिए। तो इस तरीके से ये लोग आपस में काफ़ी ज़्यादा लड़ते रहते थे। ट्रेड वॉज कैरीड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। तो ट्रेड जो है ना उसमें मतलब आर्मी की भी ज़रूरत पड़ती थी। पहले कंपनीज अपनी आर्मी भी रखा करती थी ताकि दूसरे देशों से लड़ाई की जा सके उनको हटाने के लिए। और फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है इन्होंने अपनी जैसे फैक्ट्री टाइप की लगा ली, फिर उसको फोर्टिफाई कर दिया। मतलब वहाँ पर अच्छे से किला सा बना दिया, अपने सोल्जर्स रख दिए, सैनिक रख दिए अपने, ताकि अपने जो है ट्रेड, अपने बिजनेस को बचाया जा सके। This effort to fortify settlement and carry on profitable trade also led to increased conflict with local rulers. अब पहले तो ये अपने आप में लड़ रहे थे, बट फिर जब इन लोगों ने फोर्टिफिकेशन करना शुरू किया ना, मतलब अपने किले वगैरह बनाना शुरू किया, तो जो लोकल राजा थे ये लोग सोचने लगे अरे यार मतलब ये हमारे इलाके में किले बना रहे हैं, हमारे इलाके में अपनी सेना घुमा रहे हैं, तो ये चीज़ तो बिल्कुल सही नहीं है। तो अब पहले तो ये लोग अपने आप में भी लड़ रहे थे, फिर उसके बाद ये इंडिया के जो लोकल रूलर्स थे ना उनको भी इनकी हरकतें पसंद नहीं आ रही थी, तो वहाँ भी दिक्कतें आने लगी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्ट कर दिया ट्रेड करना बंगाल में। जो पहली ईस्ट इंडिया मतलब पहली इंग्लिश फैक्ट्री थी ना, वो कहाँ पर बंगाल में कहाँ पर सेटअप हुई थी? वो सेटअप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन 1651। हुगली में, बंगाल वाले रीजन में, हुगली में 1651 में पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की मतलब पहली इंग्लिश फैक्ट्री एस्टैब्लिश की गई थी। दिस वॉज बेस फॉर कंपनी ट्रेड नोन एज द टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटेड। मतलब ये ट्रेड का मतलब बेस बन गया। अब यहीं से सारा का सारा व्यापार किया जाता था क्योंकि हुगली नदी समुंदर से जोड़ रखी थी और फिर समुंदर से अपने देश में पहुंच जाते थे, है ना। तो फैक्ट्री जो है उसमें वेयर हाउसेज वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट्स फॉर स्टोर्ड एंड इट हैड ऑफिसेज वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट। तो मतलब वो एक पूरा इलाका था जहाँ पर जो सामान बेचना होता था वो आकर के रखा जाता था। कंपनी के ऑफिशियल्स भी वहीं पर अपना बैठ करके काम किया करते थे। जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा, कंपनी ने परसुएट किया मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। अब ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो कहने लगे कि भाई जो मर्चेंट्स हैं, व्यापारी वगैरह हमारे देश के आज आओ, मतलब इंडिया में हमारी फैक्ट्री के आसपास तुम बस जाओ ताकि हम लोगों को आसानी हो जाए काम करवाने में। 1696 आते आते फोर्ट बनाए जाने लगे और सेटलमेंट भी बनने लगी, मतलब उनके आसपास रहने भी लगे। 2 years later it bribed मुगल ऑफिशियल्स इनटू गिविंग कंपनी जमींदारी राइट्स ओवर 3 villages। तो 2 साल बाद इन लोगों ने और होशियारी करनी शुरू कर दी। मतलब 1696 तक इन्होंने अपने किले बना लिए थे। उसके और 2 साल बाद इन्होंने जो मुगल ऑफिशियल्स थे ना, मतलब मुगल एम्पायर में जो लोग काम करते थे, उनको ब्राइब दी, उनको घूस दी और 3 गांव की जमींदारी, मतलब 3 गांव से अब ये अंग्रेज का रखिट्टा करेंगे, इस तरीके से इन लोगों ने घूस वूस दे करके अपना काम निकाल लिया। उन 3 विलेजेस में से एक कालीकता था जिसको बाद में कलकत्ता या फिर कोलकाता कहा जाने लगा, जो आज कैपिटल है वेस्ट बंगाल की। मुगल एम्परर जो थे औरंगज़ेब, देखिए 1696 की बात है ना, औरंगज़ेब का मरा था 1707 में। इन्होंने औरंगज़ेब से एक फरमान ले लिया था कि कंपनी जो है राइट रहेगा ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का। मतलब इन्होंने औरंगज़ेब से फरमान ले लिया। फरमान ना एक रॉयल ऑर्डर होता था। मतलब इन्होंने औरंगज़ेब से ये ऑर्डर ले लिया कि बंगाल में हम लोग कोई पैसा नहीं देंगे वहाँ के लोकल नवाब को और ऐसे ही मज़े से ट्रेड करेंगे बिना कोई टैक्स पे करे, बिना कोई पैसा दिए। अब आपको क्या लगता है कि वहाँ के नवाब को ये बात पसंद आएगी? बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो कंपनी ने कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। अब कंपनी कहने लगी भाई हमें और कंसेशन दो, हम लोगों को नुकसान हो रहा है। कंपनी क्या चाहती थी? ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा। तो वो चाहती थी कि किसी भी तरीके से हमारे पैसे कम खर्च हो और हम कमाएं ज़्यादा। तो और ज़्यादा दबाव डालने लगी वो मुगल्स पे कि भाई हमें और वो दो, कंसेशंस दो, हम लोग को सस्ता सामान खरीदवाओ और हम लोग को आराम से रहने दो यहाँ पे। तो औरंगज़ेब ने फरमान जारी किया, हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। ठीक है, कंपनी अब
जो औरंगजेब ने फरमान जारी किया था उसमें जो पूरी की पूरी कंपनी थी उसको ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का राइट था, मतलब वो कोई टैक्स नहीं देगी। बट कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे ना, जो कंपनी में काम करते थे, उन्होंने भी प्राइवेट ट्रेडिंग शुरू कर दी, उन्होंने भी अपना अलग अलग से व्यापार करना शुरू कर दिया और वो भी लोकल गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते थे। अब ये बात जो थी ना बंगाल के नवाब को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसको रेवेन्यू का लॉस हो रहा था, उसको तो नुकसान हो रहा था। भाई पहले तो पूरी की पूरी कंपनी नहीं पे कर रही है कुछ भी, कोई रेवेन्यू नहीं दे रही, आराम से काम करे जा रही है और टैक्स भी नहीं पे कर रही, तो फायदा क्या हो रहा है बंगाल के नवाब को अपनी जमीन उनको देने का? कोई फायदा नहीं हो रहा है ना। दूसरी चीज़, अब कंपनी में जो लोग काम करते थे ना उन्होंने भी अपने 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 प्राइवेट ट्रेड करने शुरू कर दिए और वो भी पैसे नहीं देते थे बंगाल के नवाब को। तो बंगाल का जो नवाब था ना मुर्शीद कुली खान, उसको बड़ी चिढ़ लग रही थी, बड़े खटक रहे थे ये लोग मुर्शीद कुली खान की आंखों में। इनको बड़ा गुस्सा आ रहा था कि भाई मतलब मेरे को कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है और ये लोग तो अपना व्यापार आराम से किए जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये सामान लाया ले जाया जा रहा है, इस तरीके की पेंटिंग बनाई गई है। अब देखिए, ये मुर्शीद कुली खान को पसंद तो आ नहीं रही थी, बट औरंगज़ेब था, औरंगज़ेब पावरफुल था, उसके सामने तो कुछ बोल नहीं पाया। अब जब औरंगज़ेब मरा ना, तब बंगाल के नवाबों ने इनको थोड़ा लाइन पे लाना थोड़ा सा शुरू करा। अब क्या हुआ, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। अब देखिए दिक्कतें तो आ रही हैं, अंग्रेज टैक्स देने को तैयार नहीं हो रहे हैं और जो मुगल हैं उनको लग रहा है कि भाई हम तो टैक्स ही नहीं मिल रहा, हमें फ़ायदा क्या हो रहा है। तो अब इसकी वजह से जो व्यापार था ना, अब ये जंग होने की कंडीशंस पे आ गया था। तो थ्रू अर्ली 18th सेंचुरी, स्टार्टिंग की जो 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही ना जो लड़ाई वड़ाई की कंडीशन थी ना वो बनने लगी थी। कंपनी हो गया, नवाब ऑफ बंगाल ने मतलब जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, और जो नवाब है ना बंगाल का, इन दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। औरंगज़ेब की डेथ हो गई, औरंगज़ेब मर गया, उसके बाद बंगाल के नवाब ने एजर्ट कर दिया कि भाई हम लोग पावरफुल हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था औरंगज़ेब की डेथ के बाद लोकल रूलर्स जो थे उन्होंने अपने आप को एक तरह से राजा टाइप्स घोषित कर दिया था। तो बंगाल के नवाब ने अपनी पावर को, अपनी ऑटोनॉमी को एजर्ट करने की कोशिश की, जैसे कि बाकी सारी और भी पावर्स ने करने की स्टार्ट कर दी थी। मुर्शीद कुली खान जो था वॉज फॉलोड बाय अलीवर्दी खान, मतलब मुर्शीद कुली खान के बाद जो नवाब था बंगाल का कौन बना? अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान के बाद बना सिराजुद्दौला। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है, कि पहले कौन था? मुर्शीद कुली खान, मुर्शीद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। हर कोई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर था, इनके सामने ज़्यादा किसी की चलती वलती नहीं थी। उन्होंने कंपनी को कोई भी कंसेशन देने से मना कर दिया कि हम तुम्हें कोई कंसेशन नहीं देंगे, काम करना है टैक्स पे करो, और डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फ्रॉम द कंपनी राइट टू ट्रेड, और बल्कि मांगने लगे कि भाई पैसा दो, गिफ्ट दो हमें, क्योंकि तुम हमारी ज़मीन पर ट्रेड कर रहे हो। और कंपनी को मना कर दिया कि अपने जो मिंट मत करो कॉइन। कंपनी क्या करती थी कि अपने सिक्के बनाने लगी थी, मतलब अपना पूरा देश ही बसा लिया था इन लोगों ने, तो अंग्रेजों ने, तो नवाब ने मना किया कि भाई तुम्हारे सिक्के विक्के भी नहीं बनाए जाएंगे यहाँ पे। और अपनी जो फोर्टिफिकेशन ये लोग कर रहे थे ना, अपने खूब महल वहल बना रहे थे, वो सब भी नवाब ने कहा ये सब भी तुम्हारा नहीं बनेगा। कंपनी को एक्यूज़ किया कि वो धोखा दे रही है। एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसीट, दे क्लेम दैट कंपनी वाज डिप्राइजिंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ नवाब। और जो नवाब हैं उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी जो है ना वो बंगाल को बहुत ज़्यादा नुकसान करवा रही, टैक्स नहीं पे करती है और बंगाल की सरकार को धोखा भी दे रही है और हमारी बात भी नहीं मानती है, और ये टैक्स नहीं पे रही है और डिसरेस्टफुल, मतलब हमें बदतमीज़ी भरे लेटर्स लिखती है और हम लोगों को हमेशा बेइज्जत करने की कोशिश करती रहती है। कंपनी ने ये कहा कि जो नवाब की डिमांड्स है ना वो अनजस्ट है, कि मतलब हम लोगों को इतना ज़्यादा हमसे मांग रहे हैं, ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है। इस तरीके से तो हमारा ट्रेड जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ट्रेड जो है ना वो तभी अच्छे से चल सकता है जब ड्यूटीज़ हटा दी जाए, जो टैक्स वैक्स है, अगर आप ये सब हटा दोगे तो ट्रेड बहुत अच्छे से चलता है। इट वॉज ऑल्सो कन्विंस दैट to expand trade it had to enlarge its supplements by a village and rebuild its fort। और इसने ये भी कहा कि भाई अगर हम लोगों को ट्रेड अच्छे से चलाना है तो हम लोगों को गांव खरीदने पड़ेंगे, हम लोगों को फोर्ट्स बनाने पड़ेंगे, सोल्जर्स रखने पड़ेंगे ताकि हम अपने सामान की रक्षा कर सकें। ये सारे के सारे कारण दे रही थी कंपनी, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई तो हो गई बैटल ऑफ प्लासी। एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब आपके एग्जाम में ना ये चैप्टर आएगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि बैटल ऑफ प्लासी ना पूछी जाए, ज़रूर पूछी जाएगी और ज़रूर पूछी जाएगी। अब आती है बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था, जब अलीवर्दी खान की डेथ हो गई थी ना 1756 में, तो सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल का नवाब बन गया। कंपनी काफ़ी ज़्यादा वरीड थी कि उसकी पावर जो है एंड की इन ऑन अ
पपेट रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशंस एंड अदर प्रिविलेजेस। का मतलब ये है कि अली वर्दी खान की डेथ के बाद सिराजुद्दौला 1756 में वहाँ का नवाब बन गया। अब कंपनी जो है ना, कंपनी को बड़ी टेंशन हो रही कि भाई ये लोग तो हमें व्यापार नहीं करने दे रहे हैं, ये लोग तो हम पे टैक्स लगा रहे हैं। तो वो ऐसा चाहती थी कंपनी कि इस तरीके का पपेट रूलर बन जाए। पपेट का मतलब है हमारी पूरी की पूरी बात माने, ऐसा रूलर आ जाए बंगाल में जो हमारी बात माने और हम लोग अच्छे से व्यापार कर सके, हम लोग को कंसेशन प्रोवाइड करे और हम लोगों को प्रिविलेज दे ट्रेड करने में। तो उन्होंने ट्राई किया बट काफ़ी सक्सेसफुल वो नहीं रहे। फिर उसने सोची कि सिराजुद्दौला के जो राइवल्स हैं उनको नवाब हम लोग बना देंगे, और जो इन्फीरिएटेड था ना, अब ये सारी की सारी बातें जब सिराजुद्दौला को पता लगी तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। अब सिराजुद्दौला ने कहा कि भाई तुम हमारे जो पॉलिटिकल अफेयर्स है ना, हमारे जो बंगाल में चीज़ें चल रही हैं पॉलिटिक्स में, इसको तुम्हें एंटर करने की ज़रूरत नहीं है और निकलो यहाँ से, ठीक है। उनकी फोर्टिफिकेशन अपनी बंद करो, जो तुम अपने किले विले बना रहे हो बंद करो, रेवेन्यू पे करो, नहीं तो भागो यहाँ से। ये सारी नेगोशिएशंस फेल हो गई तो नवाब ने मार्च कर दिया। नवाब 30,000 सोल्जर्स लेके गया। इंग्लिश की जो फैक्ट्री थी ना कासिम बाज़ार में, उसमें वहाँ पर उन्होंने अटैक कर दिया नवाब ने जाकर के। कंपनी के ऑफिशियल्स को जो है बंदी बना लिया और जहाँ पर वेयर हाउस था, सामान रखा था, उसको लॉक कर दिया और सारे के सारे जो इंग्लिशमैन थे उनको डिसआर्म कर दिया, और जो भी इंग्लिश के शिप्स आने वाले थे ना उनको भी आने पे रोक लगा दी और कलकत्ता में मार्च किया, और जो फोर्ट था ना कंपनी का उसको भी अपने कब्जे में ले लिया। तो मतलब क्या किया इसने, सिराजुद्दौला ने मतलब जो कंपनी का कासिम बाज़ार में एक तरह से फोर्टिफिकेशन थी ना, उस पर जाकर के इन्होंने अटैक कर दिया, सोल्जर्स को बंदी बना लिया। कलकत्ता में भी जो फोर्ट था उस पर भी अटैक कर दिया और जो शिप्स आ रहे थे उनको रोक दिया। फिर जब ये न्यूज़ पता लगी कि कलकत्ता का जो है वहाँ पे गड़बड़ी हो गई है, मतलब कलकत्ता का जो फोर्ट था उस पर नवाब ने कब्जा कर लिया है। कंपनी के जो मद्रास में ऑफिशियल थे ना, अब अभी तक ना कंपनी बंगाल में, मद्रास में और सूरत में, यहाँ पर 3 जगह फैल चुकी थी। तो मद्रास से इन्होंने अपनी फोर्सेस मंगाई, किसके कंट्रोल में, रॉबर्ट क्लाइव कमांडर था इनका, और रॉबर्ट क्लाइव की कमांड में किसका कमांडर था, अंग्रेजों का, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमांडर था रॉबर्ट क्लाइव, उसके निगरानी में एक फोर्स मंगाई गई मद्रास से, क्योंकि बंगाल में तो कैप्चर कर लिया नवाब ने, तो अब मद्रास से फोर्स मंगाई गई और नेवल फ्लीट मंगाई गई। नेवल फ्लीट मतलब शिप्स पे जो है अपने सोल्जर्स ये लोग लेके आए और नवाब से नेगोशिएशंस वगैरह करने लगे। फाइनली 1757 में रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट पलासी, और फिर फाइनली जब नेगोशिएशंस नहीं चली तो पलासी जो है वहाँ पर युद्ध हुआ सिराजुद्दौला से। मेन रीजंस जो थे कि जो नवाब हार गया, क्योंकि जो फोर्सेस थी ना, मतलब नवाब के साथ धोखेबाजी हुई थी। क्योंकि इन्होंने क्या किया ना, अंग्रेज़ों ने, इन्होंने मीर जाफ़र था इनका एक कमांडर नवाब का, सिराजुद्दौला का, वो कभी बैटल लड़ने पहुंचा ही नहीं। मतलब क्लाइव ने उससे बात कर ली थी कि भाई तुम बैटल लड़ने मत आना और हम जो है ना तुम्हें नवाब को हम मार देंगे और तुम्हें क्या करेंगे, तुम्हें हम नवाब बना देंगे। बैटल ऑफ प्लासी जो है काफ़ी ज़्यादा डिसाइसिव चीज़ बन गई और इसी वजह से कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज़ हमारे देश पे राज कर पाए। अगर बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेज हार जाते ना तो शायद हमारा देश गुलाम ना बनता, ऐसी एक पॉसिबिलिटी है। किस तरीके से हुआ था ये सब, देखिए ऐसा हुआ था ना कि जो ये रॉबर्ट क्लाइव था ना, बड़ा होशियार इंसान था। इसने ना जो मीर जाफ़र था कमांडर था, उससे पहली बात के लिए कहा कि हम तुम्हें नवाब बना देंगे, तुम अपनी जो फ्लीट है आर्मी की वो लेके ही मत आना और पीछे से जा करके तुम सिराजुद्दौला को मार देना। तो जब बैटल ऑफ प्लासी में हार हो गई, सिराजुद्दौला को मार दिया गया, मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। कंपनी को अभी भी चैन नहीं पड़ रहा था। अब वो चाहती थी स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अभी भी हरा के दिया था, धोखेबाजी से हराया था, बट फिर भी वो कह रही थी कि रूल तुम ही करो, बस हमें ट्रेड करने दो ढंग से। उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि उनका ट्रेड बढ़ जाए, और ये तभी हो सकता था जब पूरा का पूरा लोकल लीडर्स वगैरह सारे के सारे उनके कब्जे में आ जाएं, विलेज उनके कब्जे में आ जाएं और सारी की सारी प्रिविलेज उनको मिल जाएं और वो उन्हें टैक्स ना पे करना पड़े। इसीलिए उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी करी थी। बट कंपनी को जैसे लगा था कि अब आराम से हम लोग काम कर लेंगे, बट डिफ़िकल्ट था। क्यों? क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी मीर जाफ़र को कि भाई हम लोग टैक्स नहीं पे करेंगे, और मतलब बुरी तरीके से कंपनी से क्या कर रहे थे कि कंपनी क्या कर रही थी ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कह रही थी कि हम बिल्कुल भी टैक्स नहीं पे करेंगे और इनफैक्ट तुम ही हमें पैसे दे दो, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा खर्चा झेलना पड़ रहा है। क्योंकि कंपनी का मकसद क्या था, सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना, ठीक है। अब मीर जाफ़र भी इस बात से परेशान हो गया। अब कंपनी जो चाह रही थी उसको पपेट नवाब मिल जाएगा, बट ऐसा तो नहीं हो पाया। आफ्टर ऑल
they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from the subject. वही है ना कि नवाब हर बात तो नहीं मान लेंगे कंपनी की, अगर वो हर बात मानने लगेंगे तो लोगों को लगेगा कि नवाब तो किसी काम का ही नहीं है, तो कंपनी की बात में आ जाता है और ऐसे ही उनकी चमचागिरी करता रहता है। तो मीर जाफ़र ने प्रोटेस्ट कर दिया कि भाई जो तुम कर रहे हो ना, ये कि अपनी अपनी चलाते रहते हो, ऐसा नहीं चलेगा। मीर जाफ़र ने प्रोटेस्ट कर दिया। प्रोटेस्ट का मतलब है कि भाई ना हो पाएगा, तुम जो कह रहे हो हम करेंगे जंग। तो कंपनी ने उसको हटा दिया और इंस्टॉल कर दिया मीर कासिम को। तो सिराजुद्दौला आया पहले, फिर मीर जाफ़र आया। मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, बट मीर जाफ़र भी कंपनी की हरकतें झेल नहीं पाया, उसने भी रिवोल्ट कर दिया। तो कंपनी ने मीर जाफ़र को हटा करके मीर कासिम को ले आई। मीर कासिम ने कंप्लेन किया तो ही इन टर्न वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ बक्सर। अब मीर जाफ़र को हटा दिया, मीर कासिम आ गया। मीर कासिम से भी दिक्कत हुई तो एक बैटल हो गई। दूसरी बैटल थी बैटल ऑफ बक्सर, पहली थी बैटल ऑफ प्लासे। बैटल ऑफ प्लासे, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासे की बात हुई 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। और फिर से मीर जाफ़र को नवाब बना दिया, मतलब पहले मीर जाफ़र था, मीर कासिम आया, मीर कासिम आया, बैटल ऑफ बक्सर हुई। बैटल ऑफ बक्सर के बाद भाई मीर जाफ़र तो अंग्रेज़ों से बिल्कुल नहीं जिला, तो मीर कासिम नहीं जिला, मीर जाफ़र को फिर से बना दिया। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला को मार दिया, मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। मीर जाफ़र ने कहा कि भाई तुम लोग सही काम नहीं कर रहे हो, ऐसे मत करो, टैक्स वैक्स दे दो, तो मीर जाफ़र को भी हटा दिया। फिर मीर कासिम को ले आए। मीर कासिम तो मीर जाफ़र से भी ज़्यादा परेशान करने लगा अंग्रेज़ों को, तो अंग्रेज़ों ने कहा कि बेटा हट जा। तो मीर कासिम ने कहा चलो लड़ लेते हैं। तो कहाँ लड़ लेते हैं? बैटल ऑफ बक्सर हो गई। बैटल ऑफ बक्सर के बाद कि भाई मीर जाफ़र भाई तू ही आ जा, मीर कासिम ने तो और परेशान कर दिया हमें, ठीक है। तो मीर जाफ़र को फिर से बैठा दिया गया गद्दी पे। अब नवाब से कहा कि हर महीने तुम लोग हमें कितने दोगे? 5 लाख रुपए दोगे, ठीक है भाई। 5 लाख रुपए उस टाइम, आज से 200-250 साल पहले 5 लाख रुपए महीना किसी नवाब के लिए देना भी बहुत बड़ी बात थी। कंपनी पहले तो टैक्स पे करती थी, फिर बाद में नवाब से कहने लगी कि तुम हमें 5 लाख रुपए दोगे। देख रहे हो कैसे साइकिल घूम गई। नवाब से हर महीने 5 लाख रुपए मांगने लगे, देता था नवाब, बट कंपनी और भी चाहती थी। कंपनी की डिमांड जो है ना कि भाई हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, तुम लोगों को हमें पैसे देने पड़ेंगे ज़्यादा। कंपनी की तो डिमांड नेवर एंडिंग थी, उनकी डिमांड ख़त्म ही नहीं हो रही थी। वो चाहते थे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो कर इकट्ठा कर पाएँ। इस टाइम आते आते मीर जाफ़र की डेथ जो है वो 1765 में हो गई। अब कंपनी को लगा कि भाई अभी ये ना हम लोग नवाब को क्या बनाएं, ये पैसे वैसे देते नहीं हैं, बात मानते नहीं हैं ढंग से, तो हम नवाब ही नहीं बनाते। अब कंपनी ने कहा कि पपेट नवाब नहीं बना रहे, अब हम खुद ही नवाब बनेंगे, अब कंपनी ही नवाब बनेगी। हम इंडिया के किसी इंसान को नवाब बनाते ही नहीं है, किसी कोई काम ही नहीं करते। फाइनली 1765 में मुगल एम्परर ने अपॉइंट कर दिया दीवान ऑफ कंपनी को दीवान ऑफ प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। मुगल एम्परर तो नाम का ही था, तो इन लोगों ने धमका दिया मुगल एम्परर को कि भाई हमें बनाओ नवाब। तो मुगल एम्परर ने 1765 आते आते कंपनी के लोग ही, अंग्रेज ही दीवान बन गए बंगाल के। दीवान, वैसे दीवान का काम होता है रेवेन्यू कलेक्टर, ठीक है। कंपनी खुद ब खुद दीवान बन गई, रेवेन्यू इकट्ठा करने लगी। दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। बंगाल में खूब खेती होती थी, खूब बढ़िया खेती होती थी, तो वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज जो थे ना अब बंगाल के, अब कंपनी को उसका पैसा मिलने लगा, कंपनी वहाँ से रेवेन्यू टैक्स इकट्ठा करने लगी। अब कंपनी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब उनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं रही, आराम से उसको रेवेन्यू से पैसे मिल जाते थे। अर्ली 18th सेंचुरी आते आते ट्रेड जो था ना इंडिया के साथ वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया था। बट स्टार्टिंग में क्या होता था कि इंडिया से कोई सामान खरीदना होता था तो उनको गोल्ड और सिल्वर इंडिया में देना पड़ता था, मतलब इंडिया के पास गोल्ड और सिल्वर आता था ब्रिटेन से जब ये सामान खरीदते थे। बट अब क्या होने लगा था, क्योंकि ब्रिटेन के पास कोई भी गुड सेल करने के लिए नहीं था इंडिया को, क्यों इंडिया के पास इतना सामान था वो ब्रिटेन को बेचता था, बट ब्रिटेन के पास कुछ ऐसा होता ही नहीं था जो वो इंडिया को बेच दे, इसलिए वो इंडिया को सोने चांदी में पे किया करता था। बट अब बैटल ऑफ प्लासी हुई, बैटल ऑफ बक्सर हुई, अब सोना चांदी क्या आएगा, इंडिया से ही और एक उल्टा पैसा वो लेके जाने लगे। सामान भी इंडिया से ही खरीदते थे, इंडिया के लोगों से ही कर लेते थे, सस्ते में सामान खरीदते थे, तो इंडिया के लोगों को बहुत ही गंदा लॉस हो रहा था और ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। Outflow of gold from Britain slowed after Battle of Plassey and entirely stopped after the assumption of दीवानी। जब दीवानी के राइट्स मिल गए तो अब ब्रिटेन से सोना चांदी की जरूरत ही नहीं है, पैसा यहाँ से इकट्ठा करा, सस्ते सस्ते में माल खरीदा और अपने देश में जाकर के बेच दिया। अब कंपनी को बहुत ही ज़्यादा इसका फ़ायदा हुआ था। रेवेन्यू कुड बी यूज टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया, मेंटेन कंपनी ट्रूप्स, मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेज एट कलकत्ता।
अब जो रेवेन्यू इकट्ठा होता था वो कॉटन सिल्क उससे खरीद लेते थे, कंपनी की जो आर्मी थी उसको भी मेंटेन कर लेते थे, बिल्डिंग्स भी बना लेते थे और अपने ऑफिस को भी मेंटेन कर लेते थे। अब सब कुछ वो जो कर इकट्ठा करते थे उससे हो जाता था, और बाकी जो उनका प्रॉफिट बचा वो तो अलग ही है। जो उन्होंने सामान बेच के प्रॉफिट कमाया तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था इन्होंने इंडिया से। इसलिए तो ब्रिटेन इतना ज़्यादा अमीर हो गया था और इंडिया इतना ज़्यादा गरीब, क्योंकि ये बिल्कुल नोच के खा गए थे हमें। तो अब हम लोग आगे का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।